मॉर्निंग बच्चों, आज भी हम लोग एक नए टॉपिक के साथ तैयार हैं। नया टॉपिक है कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में के लगभग 54.6% लोग जो है आज भी कृषि पर निर्भर है। पहले तो 75% यानी कि 70% लोग कृषि पर निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे रोजगार बढ़ने के कारण लोग अन्य कार्यों में जाने लगे, जिस कारण से कृषि क्षेत्र धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन आज भी देखा जाए तो हमारा देश के लगभग 54.6% यानी लगभग आप 55% मान सकते हो, 55% लोग जो है आज भी कृषि पर निर्भर है और कृषि कार्य करते हैं। कृषि जो है उसमें ये श्रम प्रधान कार्य है। पूरी दुनिया में लगभग पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 50% लोग जो है कृषि संबंधित कार्य करते हैं और कृषि संबंधित कार्य करके अपने जीवन यापन करते हैं। आपको बता दूं मैं कि हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद है, जो हमारे देश की जीडीपी है, उसमें कृषि का लगभग 17.4% भाग जो है वो कृषि का है। कृषि अगर देखा जाए तो आज जिस प्रकार की महामारी चल रही है, उस महामारी के अंदर अगर कोई चीज सामने आ रही है हमारे यहाँ पे, तो वो केवल कृषि उत्पाद ही है। बाकी चीजें, बाकी टेक्नोलॉजी वगैरह, हाँ, हमारे देश के विकास में, अर्थव्यवस्था के योगदान में तो इसका महत्वपूर्ण योगदान तो है ही, लेकिन इस महामारी में केवल कृषि उत्पाद ही हमारे काम आ रहे हैं। बाकी अन्य चीजें देखा जाए तो किसी काम की नहीं है। कृषि जो है किस प्रकार की जाती है, कौन कौन से इसके रूप है, और जिसके बारे में हम लोग यहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं कि परंपरागत कृषि और आज की कृषि में रात-दिन का फर्क हो चुका है। परंपरागत कृषि में क्या था कि पहले जो कृषि की जाती थी उसमें विशेष तौर से पशुओं का ज्यादा उपयोग होता था। जैसे सिंचाई करने के लिए भी पशुओं का उपयोग होता था, इसके साथ साथ खेत को जोतने के लिए पशुओं का उपयोग होता था। आपको सिंचाई में पशुओं का उपयोग कैसे होता था कि पहले पशुओं का उपयोग इस प्रकार होता था कि सिंचाई के लिए कुएं होते थे, बड़े बड़े बावड़ियां होती थी, उनसे पानी निकाल करके फिर सिंचाई की जाती थी। तो उसमें बैलों का ज्यादातर उपयोग इस प्रकार करते थे कि जैसे रहट होता था, चढ़त होता था, उनको खींचने के लिए जानवरों का प्रयोग भी करते थे, पशुओं का प्रयोग भी करते थे। खेत की जुताई के लिए भी पशुओं का प्रयोग भी किया जाता था, और पशुओं का प्रयोग के साथ साथ परिश्रम ज्यादा था, व्यक्ति को ज्यादा काम करना पड़ता था, हर काम इंसान करता था। उसके साथ साथ आज भी इंसान ही करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कृषि में पहले मशीनों का प्रयोग नहीं था। पहले कृषि की जुताई करने में 15-20 दिन लग जाते खेतों में। उसके साथ साथ फसल को निकाला जाता था, तो फसल निकालने के लिए भी उनको 1-2 महीने लग जाते थे फसलों को निकालने के लिए, क्योंकि सब हाथों से ही काम होता था, नहीं कि मशीनों से। फिर धीरे धीरे मशीनें आई और आज बड़े से बड़े खेत को एक दिन में आराम से 4-5 ट्रैक्टर लग जाए तो उसको जोड़ सकते हैं, बराबर की जुताई हो जाती है। इसके अलावा सिंचाई के साथ में देखा जाए तो सिंचाई के लिए पंप आ गए हैं, आजकल मोटर आ गई है पानी की, जिससे पानी को इससे बाहर निकलता है। और पहले पानी क्यारियां बना करके फिर पानी से खेत की सिंचाई करते थे। आजकल सीधा तरीका ये है कि फुहारे लगा दो, डायरेक्ट जोड़ दो, उसमें फुहारे आराम की सिंचाई हो जाती है। उसमें समय की बचत भी हो जाती है और श्रम की बचत भी हो जाती है। इसके अलावा फसलों को निकालने के लिए, फसल निकालने के लिए भी आज जिस प्रकार की टेक्निक है कि कटाई से लेकर के निकालने तक का काम मशीनों से होने लग गया है, जिससे काम जल्दी भी हो जाता है और श्रम भी कम होता है। इस प्रकार परंपरागत कृषि में और आज की कृषि में रात-दिन का फर्क हो चुका है। तो हमने अभी देखा कि कृषि परंपरागत तरीके से या पुराने जमाने के तरीके से देखा जाए तो कृषि अलग अलग तरीके से होती थी। ज्यादातर हाथों से काम होता था। आज जो काम हाथों से होता था वो मशीनों से होने लग गया है, जिसमें कृषि बड़े क्षेत्र में भी की जाने लग गई है और कार्य जल्दी भी हो जाता है। पहले कृषि जो की जाती थी उसमें ज्यादातर जो संयुक्त परिवार होता था वो ही सफल हो पाता था, एकल परिवार उसमें सफल नहीं हो पाता था, क्योंकि इतने आदमी कहाँ से लाए काम करने के लिए। तो ये तो सब बातें कृषि के परंपरागत और आज की कृषि में है, उसके हिसाब से है। अब मैं आगे आपको बता दूं कि कृषि के रूप कैसे होते हैं। अभी हमने देखा था कि भारत में लगभग 54.6% लोग जो है प्रत्येक रूप से कृषि पर निर्भर है। आज भी पहले 75% लोग निर्भर थे, लेकिन आज
जितने रोजगार के अवसर बढ़े हैं, इसके बावजूद भी आज भी कृषि के ऊपर 54.6% लोग जो है कृषि पर निर्भर है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दुनिया के विश्व के लगभग 50% लोग कृषि कार्य आज भी करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, कृषि संबंधित कार्य करते हैं। अब भारतीय कृषि के विविध रूप, मैं भारतीय कृषि के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें 2 आधार पर रूप लिए गए हैं। पहला आधार है कि ऋतुओं के आधार पर, हमारे यहाँ पे ऋतु में जो अलग अलग ऋतु होती है 4-4 महीने के हिसाब से, उसके अनुसार हमारे यहाँ पे फसलें बोई जाती है। तो पहले आता है आपसे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है और कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? खरीफ की फसल को उनालू फसल भी बोलते हैं, उनालू फसल भी बोला जाता है। इसे जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ की फसल को जून जुलाई में बोया जाता है। अभी जो मौसम चल रहा है, अभी जो बरसात होगी, ये खरीफ के मौसम का ही खरीफ की फसल बोने का ही समय है। जून जुलाई में उसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल को काट लिया जाता है। जून जुलाई में बोने के बाद अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। उसके बाद में आता है कि ये फसलें कौन कौन सी होती है? तो ये फसलें होती है मुख्य रूप से चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन। ये प्रमुख रूप से मुख्य फसलें हैं जो खरीफ की फसल में आती है, जिनको बोया जाता है। जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। यानी ये गर्मियों के जस्ट बाद में जो मौसम आता है, जिसको हम लोग बरसात का मौसम बोलते हैं, उस समय बोया जाता है और ये फसलें लगभग बरसात पर ही निर्भर होती है। उसके बाद पूछी जाती है आपसे रबी की फसल। रबी की फसल को शियालू फसल बोला जाता है, जिसको हम लोग मारवाड़ी में चारा बोलते हैं। सर्दियों के मौसम में इसको बोया जाता है, तो इसको शियालू फसल बोया जाता है, तो शियालू फसल बोला जाता है। अब इसको कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। जैसे ये फसलें अक्टूबर नवंबर में कट जाती है, तो इन फसलों की बुआई चालू हो जाती है, इनको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनको मुख्य रूप से काट लिया जाता है। इन फसलों में मुख्य कौन कौन सी फसलें होती है? गेहूं, चना, जौ, सरसों, जीरा, धनिया, इसबगोल। ये फसलें जो होती है मुख्य रूप से रबी की फसलों में बोई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि रबी की फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय उतनी बारिश नहीं हो पाती है, बरसात उतनी नहीं होती है। कहीं कभी कभार माउंट हो जाती है, लेकिन उतनी बरसात नहीं हो पाती, इसलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इन खरीफ की फसलों में इतनी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बरसात के मौसम में बोई जाती है और लगभग ये बरसात पर ही निर्भर होती है। उसके बाद में 2 फसलों के बारे में हम लोगों को आवश्यक जानकारी है, लेकिन तीसरी फसल भी होती है। तीसरी फसल कौन सी होती है? तीसरी फसल होती है आपके जायद की फसल। जायद की फसल जो होती है, ये मुख्य रूप से चारे और सब्जियों की फसल होती है। मुख्य रूप से चारे और सब्जियों की फसल होती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको फरवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक इन फसलों में से बोया जाता है और जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है। जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है। और ये इन फसलों में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती है? मुख्य रूप से जो हरी सब्जियां होती है, जो चारा होता है, जैसे इसका वगैरह ये चारा होता है, वो चारा है। इसके साथ साथ तरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, ये जो मुख्य रूप से फसलें इनकी बोई जाती है। यानी सब्जियां और चारे की फसल मुख्य रूप से जायद की फसलों में बोया जाता है। मैं आपको वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है। खरीफ की फसल जिसको उनालू फसल बोला जाता है, रबी की फसल जिसको शियालू बोला जाता है, और जायद की फसलें जिसमें मुख्य रूप से चारा और सब्जियां, ये मुख्य रूप से फसलें होती है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो कृषि है ऋतुओं के आधार पर उसके कौन कौन से रूप थे। अब हम पढ़ेंगे कि उपयोग के आधार पर कृषि के कौन कौन से रूप हैं। मैंने आपको बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 17.4% योगदान है। ये अभी जो हमारी कृषि है उसका योगदान है। अब उपयोग के आधार पर कौन कौन से रूप होते हैं? पहला रूप होता है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें वो फसलें जिनको हम लोग खाने के रूप में अधिकतम उपयोग में लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि फसलें हैं, जिनको खाद्यान्न फसलें कहा जाता है, जिनको मुख्य रूप से हम खाने के उपयोग में लेते हैं। उसके बाद में आता है व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें, यानी वो फसलें
से उद्योग धंधे और ये व्यवसाय किया जाता है। जैसे गन्ना है, अब इसमें मुख्य रूप से गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि फसलें हैं। अब आपको बता दूं कि गन्ना किस प्रकार औद्योगिक या व्यवसायिक फसल है। कि गन्ना जो है ये उसको कच्चे माल के रूप में उद्योगों में पहुंचाया जाता है। वहां पर इसका जैसे भी मतलब प्रयोग करके या उसका रस निकाल करके जिस प्रकार जो टेक्निक उस टेक्निक का प्रयोग कर करके वो चीनी बनाते हैं, या जो भी मीठी चीजों के उत्पाद होते हैं, चीनी है, गुड़ है आदि चीजें बनाई जाती है। कपास से जैसे कपड़ा वगैरह बनता है। इसी प्रकार तंबाकू से आप जानते हो बहुत प्रकार के तंबाकू उत्पाद बनते हैं। तिलहन क्या होता है? तिलहन फसलें वो फसलें होती है जिनसे तेल निकलता है, जैसे सरसों है, आपके मूंगफली है, तिल है आदि फसलें जो होती है वो तिलहन फसलें होती है। तो ये भी एक व्यवसायिक फसल है, क्योंकि इनसे तेल निकाल करके फिर अलग अलग प्रकार के तेल निकाल करके बेचा जाता है। उसके बाद में आता है आपके बागानी फसलें, जिनको मुख्य रूप से बागों के रूप में ही बोया जाता है। जैसे आपने देखा होगा चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले आदि फसलें हैं जो बागानी फसलें होती है। इसके साथ साथ उद्यान फसलें होती है, जिसमें मुख्य रूप से फल या सब्जियां जो उगाई जाती है उनको उद्यान फसलें कहा जाता है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारतीय कृषि में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का मुख्य योगदान क्या है। तो सबसे पहला तो ये है कि ये रोजगार के साधन अवेलेबल करवाता है, उपलब्ध करवाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत की लगभग 54.6% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। आज भी उनका कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उनके रोजगार के साधन है। लेकिन इसके अलावा भी ये रोजगार के साधन अवेलेबल करवाती है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि औद्योगिक फसलें जो होती है, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ये फसलें जो है ये कच्चे माल के रूप में जब उद्योगों में जाती है और उनका रूप परिवर्तन करके दूसरे उत्पाद बनाए जाते हैं। उन उत्पाद बनाने के लिए जो उद्योग धंधे चलते हैं उनमें कृषि का महत्वपूर्ण उपयोग है। कृषि जो है वो कच्चा माल अवेलेबल कराती है उद्योगों को, कि उद्योगों में जो व्यक्ति काम करते हैं उनको रोजगार तो मिलता ही है, और वहां से फिर इसका नए रूप में उसके रूप को परिवर्तित करके नई चीजें बना दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताऊं कपास से पहले क्या धागे बनाए जाते हैं, धागे बना करके फिर उससे कपड़े वगैरह जो बुने जाते हैं, तो इसका रूप परिवर्तन कर दिया। जैसे धागा बना तो रूप परिवर्तित हो गया, कपड़े बनाए तो भी रूप परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उनको रूप परिवर्तित करके उद्योग धंधे चलते हैं। तो ये रोजगार के साधनों में रोजगार का साधन है मुख्य रूप से कृषि, जो हमारे देश में अधिकतम लोगों को रोजगार अवेलेबल करवाता है। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद में ये सहायक है। मैंने आपको बताया था कि 17.4% योगदान कृषि का है। ये सकल घरेलू उत्पाद में सहायक है कृषि। तीसरा है विदेशी व्यापार में योगदान, क्योंकि आपको पता है हमारे देश भारत से बहुत सारे कृषि उत्पाद जो है वो विदेशों में बेचे जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। तो ये विदेशी व्यापार में भी कृषि जो है सहायक है। इसके साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, अभी हमने बताया था मैंने कि रोजगार के साधनों रोजगार का साधन है, ये रोजगार के साधन अवेलेबल करवाता है। तो ये उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, यानी कच्चा माल जो होता है वो उद्योगों के लिए कृषि से ही आता है। लगभग कृषि से ही कच्चा माल उनके पास आता है, फिर उससे वो परिवर्तित करके अनेक प्रकार के उत्पाद बनाते हैं और बाजारों में बेचते हैं। जैसे फल है, फल किसी फैक्ट्री में गए, उस फैक्ट्री में फल गए तो उन फलों में से रस निकाल करके भी अलग अलग प्रकार के वो ब्रांड बना करके भी वो बाजार में बेचते हैं। तो इस प्रकार से ये उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध करवाता है। इसके साथ साथ औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, जो भी औद्योगिक उत्पाद होता है उनको बेचने के लिए बाजार भी अवेलेबल कौन करवाता है? कृषि करवाती है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि आज कृषि जो है कितना महत्वपूर्ण हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी है, इसके साथ साथ रोजगार के साधनों में भी है, उद्योगों के लिए भी है और बाजार उपलब्ध करवाने के लिए भी कृषि एक महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे कार्य है, जिसको हमारे देश के किसान भाई आज भी करते हैं। और इस महामारी में अगर कोई चीज हमारे काम आ रही है तो वो केवल कृषि उत्पाद ही काम आ रहा है, बाकी सब चीजें तो हमारे लिए व्यर्थ साबित हुई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कृषि जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए किसान भाई जो है आज भी हमारे देश की सेवा निरंतर करते रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक था कृषि। धन्यवाद।